वर्ल्ड ट्रेड पार्क की मॉडर्न नीली चमक हो या तोरण द्वार में हेरिटेज की अनोखी झलक, जब भी कोई अनोखा स्ट्रक्चर हमें दिखता है तो हमारे मुंह से निकलता है वाओ, और सेल्फी लेने के लिए पॉकेट से निकलता है मोबाइल। ऐसे ही जो आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं और उनके जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको आपसे रूबरू करवाने की कोशिश को हमने नाम दिया है धीमा कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट्स आर्किटॉक्स। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त आरजे कार्तिक, और जैसे हम राजस्थान की धरती पर कदम रखते हैं वैसे ही हम विटनेस करते हैं आर्किटेक्चर और हेरिटेज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमें सरप्राइज कर देता है। फिर चाहे वो कोटा का रिवर फ्रंट हो या दुनिया की सबसे ऊंची मार्बल की प्रतिमा चंबल माता स्टैचू, राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्थापित देश का पहला संविधान स्तंभ हो या एसएमएस स्टेडियम के सामने जो धनुष पर बाण चढ़ाते अर्जुन की मूर्ति, ऐसी कई सारी अनगिनत वास्तुकला कृतियां हैं जिनको सोच से हकीकत में बदलते आ रहे हैं। डॉक्टर अनूप बरतेरिया जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। आपकी पहचान किसी इंट्रोडक्शन की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुनने वालों को बता दूं, देखने वालों को बता दूं कि अनगिनत अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। सिंसियर ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड डब्ल्यूटीपी जयपुर के चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं धीवा कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट्स आर्किटॉक्स में। माय एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस टॉक एंड मैं कोशिश करूँगा आपकी जितने भी सवाल हैं या जो भी चर्चा आप करना चाहते हैं उसके साथ जस्टिस कर सकूं। जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि सालों पहले जब लोग आते थे तो आमेर को, जंतर मंतर को देखने आते थे। आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो दूर दूर से जो जयपुर के टॉप वंडर्स आपने बना दिए हैं, डब्ल्यूटीपी, तोरण द्वार, पत्रिका गेट, ये सब देखने आएंगे। क्या इंस्पिरेशन रही इनको बनाने के पीछे? देखिए, एक क्रिएटिव इंसान के लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जो लोगों को खुशी दे सके। और खुशी तभी मिलती है जब उस चीज़ में परफेक्शन हो, एक सोच हो, उसके पीछे एक, क्योंकि बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट कोई मूर्त डेड ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये आपसे बात करते हैं। और मेरे हिसाब से मैं चाहता ये हूँ कि मेरी हर कृति लोगों से बात कर सके और कम्युनिकेट कर सके। जो कृति लोगों से बात नहीं कर सकती वो कभी भी इम्पैक्ट नहीं डालेगी, और वो तभी बात कर पाएगी जब उसमें परफेक्शन होगा, सही प्रोपोर्शन होगा, उसके पीछे की जो सोच है वो कम्युनिकेट हो रही होगी। तो चाहे वर्ल्ड ट्रेड पार्क हो, पत्रिका गेट हो, तोरण द्वार हो, कई ऐसे ऐसे आपने जो नाम लिए, उन सब के पीछे ये कि जब भी चीज़ बने एक्सेलेंस हो। तो मुझे खुशी है कि आज जयपुर के 300 साल के इतिहास में, बल्कि अगर आमेर का इतिहास लें तो 500 साल के इतिहास में अभी किसी ने 8 वंडर्स की एक लिस्ट बनाई, और उसमें मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि इस दौर में किए हुए मेरे 3 काम उस 8 वंडर्स में आए। क्या बात है। तो ये भी एक सोच है कि हम जो भी कुछ करें हम इतिहास का एक हिस्सा बन के करें, आज के लिए नहीं करें। जैसे मैंने जब कोटा रिवर फ्रंट बनाया तब एक बात कही थी वहाँ पे कि हमने सदियों को लम्हों में जिया है। क्या बात है। हमने सदियों को लम्हों में जिया है, ये लम्हे सदियाँ याद करेंगी। बिल्कुल याद करेंगी। और जैसा मैं पहले भी आपको एक इवेंट में मिला तो मैंने बोला था कि सर, हवा महल जो है वो हमारी पहचान रहा है, डब्ल्यूटीपी हमारी पहचान बन गया है। तो जयपुर वाले जो हैं वो हवा महल से लेकर डब्ल्यूटीपी तक अब जाने जाते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड पार्क जो है वो एक हमारा सिंबल है। और मैं इसी पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि डब्ल्यूटीपी की हम बात करें, एक मॉडर्न जो है वो लुक है। फिर हम बात करें तोरण द्वार की, जब आप जयपुर एयरपोर्ट से एंटर करते हैं, जयपुर शहर में आप आते हैं तो आपका स्वागत तोरण द्वार करता है, और उसका जो डिज़ाइन है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो हेरिटेज की याद दिलाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, वैसे तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन ये जो वाइड रेंज है मॉडर्न से लेके हेरिटेज तक, ये कैसे आप सोच पाते हैं, कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं? देखिए, एक शहर का एक करैक्टर होता है। जयपुर का आर्किटेक्चर, जयपुर की जो विरासत है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और विश्व में एक यूनिक आर्किटेक्चर जयपुर का है। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि जयपुर के आर्किटेक्चर को स्ट्रॉन्गली आगे जनरेशन्स में कैरी करना है। सिर्फ परकोटे तक जयपुर पिंक सिटी बनी रह जाए वो भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ एक सोच और भी होती है कि हम कोई अकेले म्यूजियम सिटी बन के ना रह जाएं। आर्किटेक्चर इज़, आप आर्किटॉक कर रहे हैं, आर्किटेक्चर है क्या चीज़? आर्किटेक्चर इज़ अ आंसर ऑफ एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। तो जैसी हमारी सोच होगी, जैसी सोसाइटी की सोच होगी, आर्किटेक्चर उस सोच को सेटिस्फाई करना चाहिए। जब मैं पत्रिका गेट स्केच कर रहा था तब इस पे कलर सिलेक्शन की जब बात आई तो
पिंक एंड वाइट इफेक्ट हवा महल में है, तो कल को ऐसा नहीं लगे कि हम एक पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जयपुर हमने उसमें गोल्ड इंट्रोड्यूस किया। तो पत्रिका गेट की एक अलग छटा इसलिए पैदा हुई क्योंकि उसमें गोल्डन वर्क्स हैं, अलग अलग पेंटिंग्स दी, तो हेरिटेज को बाहर लाए। आपने कई चौराहों पे मूर्तियां देखी होंगी, जैसे कालबेलिया नृत्य है, तीज की सवारी है, तो उस कल्चर को मैं मॉडर्न जयपुर का एक हिस्सा बनाना चाहता था। इसलिए हेरिटेज आर्किटेक्चर, चाहे गैर नृत्य हो, चाहे कच्ची घोड़ी नृत्य हो, चाहे तीज की सवारी हो, आप बजाज नगर मोड़ पे कालबेलिया का डांसिंग पोज देखेंगे, वो सब चीज़ें बाहर आएं और लोगों को अपने कल्चर के साथ हमेशा जोड़े रखें। तो हेरिटेज कैरी हुआ। तोरण द्वार इसलिए हुआ कि जब आते हैं तो जयपुर राजस्थान में एंट्री है एक तरह से, तो मार्बल राजस्थान की पहचान भी है, इसलिए उसको मार्बल में बनाया। और जो जयपुर का आर्किटेक्चर है वो एक बहुत प्यारी मेहराबें हैं जयपुर में, उसको डिस्प्ले किया, उसको नए तरीके से डिस्प्ले किया, तभी लोगों को अगर वही पुरानी चीज़ मैं बना दूंगा तो लोग उसमें अम्यूज नहीं होंगे, they'll not like it and they'll not get something new has come। तो वो नई चीज़ आई इसलिए लोगों को पसंद आया। अब रही बात आपने कही कि हाउ वर्ल्ड ट्रेड पार्क इज अ मॉडर्न स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ हेरिटेज स्ट्रक्चर। तो जब मैं वर्ल्ड ट्रेड पार्क का सपना देख रहा था तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये प्रश्न था, आप 2-3 बड़े शहर उठाओ, आप हांगकांग जाओ, दुबई जाओ, 3-4 मॉल्स वहाँ बहुत हाईटेक बने, लोग वहाँ आते हैं और उस पूरे शहर की एक बात उनके दिमाग में बैठ जाती है कि यार बड़े एडवांस्ड हैं। तो एक एक्सपीरियंस सेंटर शहर की पूरी कथा दूसरे विजिटर को दे देता है। तो जयपुर में हम जब मॉडर्निज्म की बात करें तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए था जो जयपुर में आने वाला ये कह सके कि भाई जयपुर इज एट पार विद द मॉडर्न वर्ल्ड ऑल्सो एंड स्टिल कैरिंग इट्स हेरिटेज। तो बोथ विल कोएग्जिस्ट एंड बोथ विल बेनिफिट ईच अदर। ये एक दूसरे के पूरक हैं। राइट। अगर सिर्फ हम हेरिटेज में रह जाएंगे तो शायद हम उसकी इंपॉर्टेंस खो देंगे। इसलिए मैंने सिटी के कैरेक्टर में हेरिटेज डाला। जो पब्लिक बिल्डिंग्स बन रही हैं, सड़कों का जो निर्माण हो रहा है, उसमें हेरिटेज होना चाहिए। लेकिन जो प्राइवेट बिल्डिंग्स बने उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो बताएं कि जयपुर कहाँ की सोच रहा है। राइट। सिर्फ एक दायरे में बांध के सोचना जयपुर नहीं है। जयपुर अपने हेरिटेज को मॉडर्निज्म में साथ कैरी कर सकता है। जयपुर से थोड़ा सा आगे चलते हैं, कोटा की बात करते हैं। इतने सारे रिवर फ्रंट और भी शहरों में देश की अगर मैं बात करूं, कोटा में जब चंबल रिवर फ्रंट की बात आई और आपके पास आया किस तरीके का हमें डिज़ाइन बनाना है, क्या एग्जैक्टली थॉट चल रहा था कि रिवर फ्रंट किस तरीके से अलग हो? क्योंकि जब आप कोटा चंबल जो नदी है उसके ब्रिज से देखते हैं उस रिवर फ्रंट को, तो लगता है कि क्या ही बना दिया। मैंने रिवर फ्रंट को एक जरिया बनाया कि हम अपनी संस्कृति को सुंदरता से कैसे प्रदर्शित करें। तो आप वहाँ देखेंगे कि रिवर फ्रंट पे आपको राजस्थान के आर्किटेक्चर की छटाएं हैं। भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई बातें देखें तो गीता का घाट है। वहाँ गीता का ज्ञान लेना है तो आप रिवर फ्रंट जाइए। वहाँ वेदों के बारे में ज्ञान लेना है तो आप रिवर फ्रंट जाइए। पहली बार इस दुनिया में हमारी वैदिक संस्कृति से, हम वैदिक संस्कृति 5 तत्वों में बिलीव करती है। राइट। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। कभी उसको मूर्त रूप से मंदिरों में नहीं प्रदर्शित किया गया या पूजा की गई। तो मैंने ये सोचा कि वेद की भावनाओं को कम्युनिकेट करने के लिए हमने वहाँ इन 5 तत्वों के मंदिर बनाए। वो पहली बार हुआ है। फिर योग की पराकाष्ठा के लिए वहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ किया मैंने, एक 25 फीट का इनविजिबल मैन बनाया। अब आप पूछोगे मिस्टर इंडिया है या ये इनविजिबल मैन है या मिस्टर एक्स है, जो भी आजकल नाम चलते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम था कि लोहे का 25 फीट का आदमी गायब कैसे करूंगा मैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जब आप उस आदमी के सामने जाते हो गायब हो जाता है। और लोग बोट में बैठ के, सामने बैठ के इस चीज पे बड़ा अचरज करते हैं कि ये 25 फीट का स्टील का गायब कैसे हो गया। अब वो एक लोगों को बड़ा मजा आ रहा है उसमें। तो क्या है अंदर की बात? तो उसको मैंने एक स्टील प्लेट्स में इस तरह से डिजाइन किया कि जब भी आप उसके सामने से निकलेंगे वो नहीं दिखेगा।
वो इनविजिबल वो इनविजिबल हो जाएगा। माननीय राज्यपाल जी गए वहाँ, कई बड़े बड़े हस्तियां वहाँ देखने गई उसको, और उन लोगों ने भी बहुत उस चीज की तारीफ की कि ये बहुत ही नायाब चीज है, कि और कई बार घूम घूम के देखा है कैसे गायब हो, क्या पता दिख जाए। तो उसका क्या स्वरूप है वो वहां जाके देखने को ही आप लोगों को मजा आएगा। राइट। तो ऐसे हमने कोशिश की। फिर वसुदेव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन ड्रीम, ये मेरा ही एक स्लोगन था कि एक ही दुनिया है और सबका सपना एक है। और जो हमारी संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम कहा गया है कि हम सब एक हैं, उस सब को प्रदर्शित करने के लिए विश्व के अलग अलग जगहों के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को वहां प्रदर्शित किया मैंने। 27 घाट हैं और हर घाट एक कहानी कहता है। इसमें एक सवाल करना चाह रहा था कि जब आप डिज़ाइन बनाते हैं और सरकार के सामने, जिस भी सरकार के लिए काम हो रहा है, आप बताते हैं कि भाई इस तरीके से हमने सोचा है, कई बारी आई एम श्योर कि आता होगा कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे रखते हैं, कितना चैलेंजिंग होता है उनको ये बताना कि यही मैं चाह रहा हूँ और ऐसा होगा तो आप देखिए क्या इम्पैक्ट होगा इसका, क्योंकि आपने उस कला की दृष्टि से उसको देखा। ये बात तो मैं भी अपने आप से करता हूँ कि जब मैं कोई बात कर रहा हूँ तो सामने वाले के दिमाग में क्या प्रश्न होंगे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बात ऐसे रखूँ कि सामने वाले के दिमाग में जो प्रश्न उठें उसका उत्तर उसमें पहले से हो। तो ये एक भगवान की कृपा है, या जो भी कहेंगे कि आज तक जितनी कोशिश की गई है उसमें मेरे सामने, मैं खुशकिस्मत हूँ इस बात में कि जिस जिस बात को, जिस जिस आर्किटेक्चर डिज़ाइन को, विजन को मैंने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को रखा है, प्राइवेट बॉडीज़ को रखा है, तो लार्जली वो चीज़ एक्सेप्ट हुई। उसके एक्सेप्ट करने का कारण यह है कि मैंने मेरे तरह से नहीं सोचा, मैंने उनके तरीके से सोचा, और उनके तरीके से सोचने में मैंने मेरे आर्किटेक्चरल स्किल को साथ में पिरवाया। राइट। अब मैं एनवायरनमेंट को लेकर के बात करना चाहता हूँ। एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है प्रोजेक्ट आए, ऐसा बहुत कहा जाता है। आप किस तरीके से ध्यान रखते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाए? देखिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसको बड़ा बातों में ही अभी ये ज़्यादा चलता है, कार्यों में नहीं चलता है। ये मैं बड़ी सच्चाई आपको बता रहा हूँ। सब कॉन्फ्रेंसेस हो जाएंगी, बोर्ड मीटिंग्स हो जाएंगी, बायलॉज बन जाएंगे, हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम करना है। वस्तुतः स्थिति आप देखेंगे कितने लोग, कितने परसेंटेज काम 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम सुलझेगी माइंडसेट से। अगर मुझे ये मालूम है कि मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूं और मैं प्रकृति का हिस्सा हूं, तो मैं पानी को पोल्यूट नहीं होने दूंगा, मैं ग्राउंड वाटर पोल्यूशन नहीं करूंगा, मैं ग्रीन एनवायरनमेंट को खत्म नहीं करूंगा, मैं एक पेड़ की जगह 100 पेड़ लगाऊंगा। अगर सबके मन में ये भाव आ जाएगा तो सब कुछ एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएगा। और वैसे मैं किताबों में 10 जगह लिख दूं कि भाई तुम ऐसा सीमेंट यूज करोगे कि ऐसा यूज करोगे, वो दिखाने के लिए कर लेगा, 4 पॉइंट भी मंगा लेगा, साहब मेरे को फला रेटिंग मिल गई, ये रेटिंग मिल गई। बट आपको नेचुरल होना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा। You will have to be yourself as a part of nature and not do anything which is against nature. राइट। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक और प्रॉब्लम है आजकल जयपुर की, बढ़ता हुआ ट्रैफिक। सो बतौर आर्किटेक्ट, और मैं कहूँगा कि आप तो हमारे फेस हैं जयपुर के, आपकी क्या एडवाइस रहेगी, कैसे इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, ट्रैफिक की प्रॉब्लम कब होती है? जब ट्रैफिक रुकता है। ठीक है, ट्रैफिक रुकेगा तो प्रॉब्लम करेगा, टर्बुलेंस होगी, कोई इधर खड़ा हो गया, कोई ऐसे खड़ा हो गया, ऐसी 10 चीजें होंगी। ट्रैफिक को संचालन करना ये जरूरी है कि मैंने एक मेरा मॉडल दिया है और ये मॉडल सक्सेसफुल मॉडल बन गया। कोटा इस देश का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बन गया। राइट। वहां पे पूरे शहर में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, कोई कहीं रुकता नहीं है। अगर हम चलते रहेंगे तो हम क्योस नहीं करेंगे, हम जहां रुक जाएंगे, हम पीछे की गाड़ी से लेके उसके पीछे की गाड़ी से उस चौराहे तक सब जगह क्योस शुरू हो जाएगा।
तो जयपुर में भी ये चीज़ की जा सकती है और मैंने इसके 2 एक्सपेरिमेंट्स किए अभी। आपने देखा होगा लक्ष्मण मंदिर का जो तिराहा है, राइट। उस पे पहले वो फ्लाईओवर पहले का बना हुआ था टोंक रोड पे, वहाँ फ्लाईओवर बनाना एक चैलेंज था। तो मैंने एक शायद 30-35 करोड़ के प्रोजेक्ट में ही उसको सुलझा दिया, एक अंडरपास बना दिया। अब लक्ष्मी मंदिर पे जहाँ 15 से 20 मिनट लगते थे लोगों को, अब वहाँ कोई रुकता नहीं है, सेकंड्स भी नहीं लग रहा। सेकंड्स लग रहे हैं। B2 बाईपास पे 15-20 मिनट लोग खड़े रहते थे, आज B2 बाईपास में आपको रुकने की जरूरत, पता ही नहीं लगता लोगों को, B2 बाईपास आया चला गया। राइट। तो दैट इज द सॉल्विंग अप्रोच कि अगर हम इंटरसेक्शन खत्म कर दें, हम यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक बना दें और एक ट्रैफिक दूसरे ट्रैफिक को क्रॉस नहीं करेगा तो रेड लाइट नहीं होगी, केओस नहीं होगा, जैसे कोटा में सक्सेसफुल हुआ। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, आपने एनवायरनमेंट की बात कही, मैं कहना चाहूंगा, आपने दिल्ली में सुना होगा ऑड इवन, बड़ी चर्चा हुई, पूरा देश ऑड इवन कर रहा था कि दिल्ली का पोल्यूशन दूर हो जाएगा। क्या हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि समस्या नंबर ऑफ व्हीकल्स से नहीं है अकेली, उससे भी है, लेकिन समस्या है कि व्हीकल कितने समय इस सड़क पर खड़ी चल रही है। कोटा में हमने ये चीज एक्सपीरियंस की, जिस जगह से दूसरी जगह जाने में 1 घंटा लगता था, अब 15 मिनट लग रहे हैं। यानी कि वो गाड़ी जो 1 घंटा पोल्यूट कर रही थी, अब 15 मिनट पोल्यूट कर रही है। राइट। यानी कि 3/4 पोल्यूशन खत्म। तो जो AQI इंडेक्स 350-400 पहुंच चुका था, वो AQI इंडेक्स 100 के नीचे आ गया, 50-60 पे आ गया। क्या बात। वहां के अखबारों ने रिपोर्ट किया कि AQI इंडेक्स खत्म हो गया, क्योंकि ना तो हम ब्रेक लगा रहे, ना हम गियर बदल रहे, माइलेज भी अच्छा हो रहा है। और टाइम भी बच रहा है। तो पोल्यूशन का फायदा है ट्रैफिक से, स्ट्रेस लेवल का फायदा है। आज आप कहीं ऑफिस जा रहे हो और दुनिया भर के ट्रैफिक लाइट में फंस के पहुंच रहे हो, तो आधी तो आपकी मेंटल एफिशिएंसी वहीं खत्म। राइट। फिर फ्यूल की बचत है। अब B2 बाईपास अकेले से 10-12 करोड़ का पेट्रोल बच रहा है। राइट। अब देखिए, एक चौराहे से हम हजारों करोड़ का नेशनल रिसोर्स बचा सकते हैं एक शहर में। राइट। और अगर पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कर लिया जाए तो क्या इकोनॉमिकल सेविंग होगी, कैन यू इमेजिन? हमारा फ्यूल कंजम्पशन नीचे आ जाएगा। अगर हम हमारी अर्बन सिटीज में ट्रैफिक टाइम को कम कर दें, तो इट विल सॉल्व आवर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल टू ए ग्रेट एक्सटेंट। हमारी इकोनॉमी में सपोर्ट करेगा, राइट। हमारी मेंटल स्ट्रेस में सपोर्ट करेगा, हमारी वेलनेस को अच्छा सपोर्ट करेगा, राइट। एयर क्वालिटी को सपोर्ट करेगा। बहुत चीजें हैं इसकी। ट्रैफिक इज अ बिग थिंग, राइट। लेकिन उसके पीछे पढ़ना पड़ता है। Right. लोग बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ ट्रैफिक बोर्ड है, सब कुछ है, बहुत अच्छी चर्चाएं होती हैं, लेकिन उसको अंतिम पड़ाव तक ले जाने की जिद अगर लेके आ गए तो काम हो जाएगा, होना जरूरी। जो आपने करके दिखा दिया कोटा में। आपको उसको अंतिम पड़ाव तक ले जाने की जिद और उस चीज को पूरा करने की जिद होनी चाहिए। आज जयपुर अगर ये ठान ले कि मुझे अगले 3 साल में ट्रैफिक लाइट फ्री बनना है, बन जाएगा। तो मैं कहता हूं कोई नहीं रोक सकता। आई कैन कन्वर्ट इट। क्या बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक सवाल आपकी लाइफ के बारे में। जब आपने अपनी जर्नी बतौर आर्किटेक्ट शुरू की थी, कौन आपके जो है रोल मॉडल थे, या किसको आपने देखा, या क्या आपका थॉट था इस दुनिया में आने के पीछे? देखिए, सिंस चाइल्डहुड आई वाज इंटरेस्टेड इन समथिंग which is called as sketching, drawing, and I had an eye towards aesthetics. I started my career as an engineer, or I'm basically did my BTech honors from, उस समय MREC होता था, अब MRIT है, वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में किया। लेकिन उस दौरान भी मेरा आर्किटेक्चर लव था और मैं नई क्रिएशंस करने के लिए हमेशा लगा रहता था। आज वो सफ़र ये आ गया कि आज मुझे आर्किटेक्चर में डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की गई है। वो सब एक लंबी यात्रा है, लेकिन मैं मेरी यात्रा में मेरे इंजीनियर होने का एक बहुत बड़ा रोल देखता हूँ, क्योंकि मैं जो इमेजिनेशन करता हूँ उस चीज़ को बनने का जरिया कैसे होगा, वो कैसे बनेगी, वो इंजीनियरिंग सोच की ट्रेनिंग भी मैंने ली।
तो मेरे आर्किटेक्चरल विजन और डिजाइन्स में एक बहुत स्ट्रांग प्ले मेरे सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज का भी है। मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ाई भी है मैंने आईटी में। तो आई थिंक एक कॉम्बिनेशन है। और मैं तो बल्कि इंस्टीट्यूट्स को भी ये कहता हूं कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर की एक कंबाइंड कोर्सेज शुरू करने चाहिए, जो एक कंप्लीट प्रोफेशनल तैयार कर सके। जो बताए कि सिर्फ यहाँ से नहीं चलेगा, कैसे बनेगा एग्जैक्टली ग्राउंड पर, वो भी नॉलेज होना चाहिए। मैं अपने आप को हमेशा कहता हूँ कि मैं कोई चीज़ जब पेंसिल से स्केचिंग शुरू करता हूँ तो वो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से देखा, क्या किया। अब मैं तो कहीं से नहीं देखता, मैं तो अपने अंदर ही देखता हूँ। वेरी ट्रू। और जो मेरे अंदर से आता है मैं उसको बना देता हूँ। आपकी पेंसिल देख लेती है। हाँ, तो वो ओरिजिनल होना चाहिए। राइट। तो सहज होना, इसके लिए इंसान को भी सहज होना पड़ता है। जहाँ पे किसी भी इंसान में बनावट आ जाएगी वो और इम्प्योर हो जाएगा, वो प्योरिटी से क्रिएट नहीं करे। इसलिए मैं कार्तिक जी हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर अच्छा डिज़ाइनर बनना है तो सेल्फलेस बनना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। प्योर होना उससे भी बड़ी रिक्वायरमेंट। आदमी की प्योरिटी, उसकी सेल्फलेसनेस ही क्रिएटिविटी को पैदा करती है, और वो ओरिजिनल होगी, वो कट कॉपी पेस्ट नहीं होगी। राइट। ओरिजिनल चीज निकालने में आपको अपने अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, उसमें से खोजने में बहुत कुछ मिल जाए। आखिरी में 2 क्वेश्चंस हैं, मैं क्विकली उनकी तरफ आता हूँ। एसएमएस का जो बन रहा है आईपीडी टावर, उसमें क्या नया देखने को मिलेगा, कुछ आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, ये एक बड़ी प्राउड चीज़ है सबके लिए, जयपुर वासियों के लिए, कि देश का सबसे ऊंचा अस्पताल जयपुर में बन रहा है। 125 मीटर उसकी हाइट है, और उसके ऊपर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की फैसिलिटी है कि कहीं भी इमरजेंसी सिचुएशंस में जो क्रिटिकल हॉस्पिटल केयर है, आपको समय सीमा की बहुत बड़ी रोल होती है। मैं कई बार अखबारों में पढ़ता था कि साहब सीकर रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया, अजमेर रोड पे हो गया, वहाँ 10 लोग थे, अस्पताल लाते हुए उनकी डेथ हो गई। समय का अभाव, हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं, और ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए गोल्डन पीरियड होता है कुछ घंटे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, उसके लिए अपन लोग शहरों में ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं, ये सब करते हैं। इन सब सुविधाओं को अगर सीधे हवाई रास्ते से हम किसी अस्पताल ले आएंगे तो हम कितना समय बचाएंगे। तो ये सपना था कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ ऐसे पैदा किया जाए कि जो हमारी मेडिकल एक्सपर्टीज उस उत्कृष्ट लेवल की है, वो वर्ल्ड के लेवल का यहाँ उपचार कर सके। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि जब बात आती है कोर्सेज की, तो आपने कहा कि आर्किटेक्चर की भी बात हो, आर्किटेक्ट की भी बात हो, और इंजीनियर की भी बात हो, दोनों तरीके का अगर कंबाइंड कोर्स आता है तो परफेक्ट रहेगा। जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, ये तो बात हो गई उनकी जो पढ़ा रहे हैं, जो आना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस देंगे आप? ये फील्ड इतना बढ़िया है, आपको कभी इसमें डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा कुछ नया कर रहे हैं, और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है। नए बच्चों के लिए खासतौर से कहूँगा अच्छा करियर है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स उसमें बहुत हो रहे हैं, और ये सब चीज़ों को इंटीग्रेट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी इंटीग्रेट करता है। आजकल एआई का ज़माना आ रहा है। बिल्डिंग्स, आजकल बिल्डिंग्स नहीं रही हैं, बिल्डिंग्स मशीन बन गई हैं। बिल्डिंग्स आर नॉट बिल्डिंग्स, आज बिल्डिंग्स मशीन है। चाहे एयर कंडीशनिंग हो, चाहे कुछ हो, चाहे टेम्परेचर कंट्रोल हो, सेंसिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट हो रही है। तो ये ऐसा फील्ड है जिसमें सब कुछ सम्मिलित हो जाता है। तो नए बच्चों को तो मैं यही कहूँगा, करें, जिस चीज़ का शौक है उसको करें। अगर आप इसको एंजॉय करते हैं ज़रूर करें, एंजॉय नहीं करते हैं तो नहीं करें। अगर आपको प्यार है इससे, तो फिर आप इस मैदान में आ जाओ। आप कुछ ऐसा क्रिएट कर दोगे कि दुनिया याद रखेगी, जैसे डॉक्टर अनूप भरतरिया आपको याद रखेगी। जैसा इन्होंने कहा कि आज हमें मॉडर्न लग रहा है WTP, लेकिन आने वाले जो जनरेशन्स हैं वो बच्चे कहेंगे कि क्या हेरिटेज लुक है हमारा। तो जो आज का मॉडर्न स्ट्रक्चर है हेरिटेज बनेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने जो कहा कि सच में हमने लम्हों में सदियों को जी लिया है, कमाल कर दिया है आपने। आपकी सोच को, और जो आज मैंने आपसे बात की, जो पर्सनल आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपने बताए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बताएं, आज का ये पॉडकास्ट जो है वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट में कहूँगा। मज़ा आ गया आपसे मिलके। माई प्लेजर ऑल्सो। आपके साथ बात करना मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपका नाम सुना था, सब लोगों ने, मेरी टीम ने बताया था कि यू हैव ए बिग फॉलोइंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।
देखते रहिए दीवा कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट्स द आर्किटॉक्स माय एफएम पर।